रेवेन्यू आता था पुराने टाइम में, जो हम सुनते थे बुज़ुर्गों से, तो चांदी के सिक्के चलते थे जिस ज़माने में, तो ऊँटों पे अपनी खुद की ब्रिगेड थी सेफ्टी पर्पज़ से। लगान इकट्ठा होता था, ऊँटों पे आता था, ऊँटों को शहर के बाहर रखा जाता था ताकि ऊँट रास्ता ना जान सकें कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। और शहर के बाहर से उनकी आंखों पे पट्टी बांध के हवेली के अंदर लाया जाता था। जैसा कि आप देखेंगे कि हवेली का दरवाज़ा उस प्रकार से बना हुआ है जिसके अंदर आप हाथी के ऊपर बैठ के अंदर आना चाहें तो आ सकते हैं, ऊँट पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसकी जो ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ उस समय के तहखाने थे। तो इस चौक में लाके ऊँटों पे से चांदी के सिक्के उतार के और नीचे तहखानों में ले जाए जाते थे ताकि आगे फिर राजस्व में जमा कराए जा सके। इस हवेली को जब बाहर से देखा जाता है तो दूर से ये पीली दिखाई देती है। कई शहरों में आज भी पीली कोठियाँ मशहूर हैं, तो इस हवेली को किस नाम से, किस पहचान से याद किया जाता है कि ये वो वाली हवेली है? कई बार तो इसे गलतफ़हमी भी हो जाती है कि यही तो है वो हुकमचंद जी की हवेली, ऐसा भी यहाँ पे है। तो इसके बारे में कुछ बताएँ कि ऐसी कई बार गलतफहमी हो जाती है। एक्चुअली पुराना शहर था तो हवेलियों की भरमार थी। मैं यीशु जैन, सन ऑफ लेट श्री योगेंद्र कुमार जैन, आज आपके सामने हूँ अपने घर में बैठा हुआ अपनी पुश्तैनी हवेली में, जो करीबन 200 साल से ज़्यादा पुरानी है और जिसको वर्तमान में लोग बाबू शांति कुमार जैन की हवेली के नाम से जानते हैं। प्रचलन में एक पीढ़ी पीछे तक का लोगों को पता है, अदरवाइज़ इसकी 6 अपनी बुज़ुर्गों की 6 पुश्तें तो मुझे ज़बानी याद है। लाला मेहताब चंद जैन, लाला महबूब चंद जैन, लाला भालचंद जैन, लाला मान सिंह, बाबू शांति कुमार जैन, योगेंद्र कुमार जैन और उसके बाद में हम यहाँ डडल पार्क रामपुरा मोहल्ला हांसी में बैठे हुए हैं अभी। और ये कानूगो मोहल्ला के नाम से जगह जानी जाती थी। 1947 से पहले इस जगह का नाम मुगलपुरा भी कहा जाता था। रामपुरा और मुगलपुरा ये 2 नाम प्रचलित थे। पीछे की एक बेल्ट पूरी मोहम्मडन्स के पास थी। इस मोहल्ले में करीब करीब कानूगो परिवार थे और हर परिवार ज़रूरत से ज़्यादा संपन्न था। हर परिवार के पास अपने 2-3 गांव, निजी गांव की संपत्ति थी। हमारे पास भी 2 गांव थे, निजी गांव, टिब्बी और धोलू, जो बाद में सरकार की नीतियों के हिसाब से ज़मींदार प्रणाली को ख़त्म करते हुए वापस हो गए। समय के क्रम में अभी मैं इस घर को बचाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आने वाले पीढ़ियाँ, आने वाले बच्चे ये जान सकें कि हमारी जड़ें कहाँ से थी, हम कहाँ से, हमारा ओरिजिन है, किस परिवार से बिलोंग करते हो, किस ख़ानदान से बिलोंग करते हो। शहरों में ये देखा जाता है, बच्चों को एक पीढ़ी के अलावा पता ही नहीं, जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए। और जब वो जानते नहीं तो बच्चे उस तरह से संस्कारित नहीं हो पाते जो विरासतों की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो पाए। पुश्तैनी कारोबार के बारे में कुछ बताएँ? पुश्तैनी कारोबार के मामले में तो ज़मींदारा ही मेन सबसे बड़ा काम था। रेवेन्यू आता था पुराने टाइम में, जो हम सुनते थे बुज़ुर्गों से, तो चांदी के सिक्के चलते थे जिस ज़माने में, तो ऊँटों पे अपनी खुद की ब्रिगेड थी सेफ्टी पर्पज़ से। लगान इकट्ठा होता था, ऊँटों पे आता था, ऊँटों को शहर के बाहर रखा जाता था ताकि ऊँट रास्ता ना जान सकें कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। और शहर के बाहर से उनकी आंखों पे पट्टी बांध के हवेली के अंदर लाया जाता था। जैसा कि आप देखेंगे कि हवेली का दरवाज़ा उस प्रकार से बना हुआ है जिसके अंदर आप हाथी के ऊपर बैठ के अंदर आना चाहें तो आ सकते हैं, ऊँट पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसकी जो ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ उस समय के तहखाने थे। तो इस चौक में लाके ऊँटों पे से चांदी के सिक्के उतार के और नीचे तहखानों में ले जाए जाते थे ताकि आगे फिर राजस्व में जमा कराए जा सके। अब ये सब तहखाने बंद हो गए हैं तो सीढ़ियाँ बन गई हैं।
आसपास का जो एरिया है, आस पड़ोस है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहा करते थे जिनका नाम हाँसी की वजह से ज़्यादा प्रचलित है कि हाँ, ऐसे लोग थे। उन लोगों में एक नाम आता है लाला हुक्मचंद जैन साहब का। उनके बारे में कुछ बताएँगे कि उनका घर कहाँ था? लाला हुकुमचंद जैन 1857 की क्रांति के महानायक थे। हमारे घर के बिल्कुल उल्टे हाथ को उनकी उनकी हवेली हुआ करती। हाँसी रियासत, हाँसी छोटा गढ़ था, छोटे गढ़ के राजा थे वो एक समय के। और जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिख के मुग़ल बादशाह को भेजी दिल्ली कि हमारे पास असला नहीं है, हमारे पास मैन पावर है, बारूद नहीं है, आप अगर हमें असला देंगे तो हम अंग्रेज़ों को रोक देंगे, उनसे लड़ लेंगे। लोग लिखे पढ़े नहीं होते थे, तो जो चिट्ठी राजा बहादुर शाह जफ़र के पास गई, वो उनके भतीजे लाला फ़कीर चंद जैन, जो 13 साल की उम्र थी जिनकी, उन्होंने लिखी, क्योंकि वही पढ़े लिखे थे उस दौरान। समय के क्रम में वो चिट्ठी दिल्ली पहुंचने से पहले पकड़ी गई। अंग्रेज़ों को इस शहर की स्थिति का हाल पता चल गया कि इनके पास कितना बारूद है, कितना नहीं। युद्ध हुआ 1857 का। मुसलमान और हिंदू वीरता से मिलके कंधे से कंधा मिला के इस देश की आज़ादी के लिए लड़े। बट जो आसपास के गांव थे उन सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन अंत में हम जीत नहीं पाए। आप हमारे बिल्कुल घर के सामने पार्क है, उसमें आप देखेंगे तो वो हुक्मचंद जैन की जी की मूर्ति लगी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज़ों ने उन्हें पकड़ने के बाद फांसी दी थी और हिंदू धर्म के विपरीत उनके शव को चिता न देके यहाँ पे दफन कर दिया। उस जगह पे आज उनकी प्रतिमा बनी हुई है। वो जो बच्चा जिसने चिट्ठी लिखी थी, 13 साल का बच्चा, उसको जिंदा तोप के मुंह से बांध के उसको जिंदा उड़ा दिया। सारी ज़मीनें, सारे जितना जिसके पास जो जायदाद थी सब जब्त कर ली। जो लोग मिले वो मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। आसपास के जितने गांव थे जिन लोगों ने हमारा साथ दिया था इस आज़ादी की लड़ाई में, बहुत सारे गांवों के नाम मैं नहीं बता पाऊँगा, उन सब गांवों को कौड़ियों के भाव में नीलाम करके लोगों को सरेआम फांसी दे दी गई। फांसी की इतनी जगह उपलब्ध नहीं थी तो पेड़ों पे फांसियाँ दे दी गई और लाशें तक नहीं उतारने दी गई। हाँसी में आप लोगों ने सुना होगा कि एक लाल सड़क है, उस लाल सड़क का पीछे नामकरण कैसे हुआ ये शायद लोग नहीं जानते। लाल सड़क में जो 1857 की क्रांति के जो वीर थे, जो फांसी से भी बच गए, उनको जिंदा सड़कों पे डाल के उनके ऊपर रोड रोलर चला दिए गए। और बताते हैं कि इतना लहू बहा कि वो सड़क के ऊपर से बहता हुआ पूरा शहर को रंगता हुआ चला गया। उन लोगों की शहादत के चलते इस मेन सड़क का नाम लाल सड़क हाँसी में कहलाता है। इस हवेली को जब बाहर से देखा जाता है तो दूर से ये पीली दिखाई देती है। कई शहरों में आज भी पीली कोठियाँ मशहूर हैं, तो इस हवेली को किस नाम से, किस पहचान से याद किया जाता है कि ये वो वाली हवेली है? कई बार तो इसे गलतफ़हमी भी हो जाती है कि यही तो है वो हुक्मचंद जी की हवेली, ऐसा भी यहाँ पे है। तो इसके बारे में कुछ बताएँ कि ऐसी कई बार गलतफहमी हो जाती है। एक्चुअली पुराना शहर था तो हवेलियों की भरमार थी। हुँ, आसपास के जितने पुराने जो नगर महानगर बन गए, अगर आप हिसार जाओ, अगर आप जींद जाओ, अगर आप भिवानी जाओ, ये सब उस समय उन्नत नहीं थे। हाँसी बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। खेती की दृष्टि से 450 गांव इस तहसील में लगते थे। 450 गाँव का माल रेवेन्यू यहाँ आके उतरता था। उन सब की लोग बाग किसी भी काम के लिए इस शहर में आते थे। जिन गाँवों को बाद में घटा के आज शायद 200 की संख्या रह गई, बाकी सब आजू बाजू के एरियाज़ में चले गए और वो डिस्ट्रिक्ट बन गए समय के क्रम में। हाँसी का विकास इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि हम हिसार के बहुत नज़दीक बैठे और इतने कम डिस्टेंस के ऊपर 2 डिस्ट्रिक्ट पॉसिबल नहीं है।
थोड़ा पीछे जाके आप देखते हैं तो हिसार और हाँसी की सामाजिक उन्नति में ज़मीन आसमान का अंतर था। हाँसी के लोग की भाषा मृदुभाषी थे, व्यवहारिक थे, संपन्न थे और एक जीने का एक अलग अंदाज था जिसमें एक दूसरे का अभिवादन और सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट था। अब व्यवसाय नहीं मिले, खेती सुगम नहीं रही, परिवार पलायन करके लगभग परिवार पुराने शहर के पुराने घरों के पलायन करके काम धंधे रोजी रोटी की तलाश में बड़े शहरों में चले गए। जो कुछ बचा पाए तो बचा पाए, वरना अब पुराना पुरातत्व उस टाइप से आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस शहर में 2 पुराने घर बचे हुए थे। एक बाज़ार में चौधरी श्रीपाल चौधरी साहब का था, वो भी जैन समुदाय से संबंध रखते थे। मैंने अपने इस विज़िट में देखा कि उनकी हवेली भी टूट गई है। तो मैं अब ये बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि आज हाँसी में अगर आपको कोई हवेली देखनी है या बची है तो सिर्फ और सिर्फ आज ये एक हवेली, एकमात्र हवेली हमारी ही बची हुई है। थोड़ा भ्रम लोगों को इस बात का होता है कि भाई ये हुकुमचंद जैन साहब की हवेली है, उससे हमारी हवेली का सम्मान बढ़ता है। उस समय कोई कहीं से कहीं तक कोई आपत्ति ही नहीं है। इतने बड़े नाम के साथ अगर हम जुड़े जाते हैं, हमारे फोरफादर्स में हैं, वो सम्मानीय है, पूजनीय है। एक जैन समुदाय को पहचान मिली कि जैन समुदाय सिर्फ एक बनिया समुदाय नहीं है, एक योद्धा समुदाय भी है जो समय आने पे देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ सकता है। उनका घर जैसे पुरानी हवेलियों के बाहर चबूतरे थे, दरवाजे ऐसे होते थे, तो वो दरवाज़ा बचा हुआ है, चबूतरों पे लोगों ने घर बना लिए। तो बाहर से अगर आप जाओगे देखोगे तो अनलेस अनटिल आप एक्चुअल में अंदर जाके देखो तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, वरना उसका आगे का फ्रंट पीछे का मतलब सब खत्म हो गया है। बस अब वो नाम बचा कि भी उनका घर था। जो 1857 की क्रांति हुई उसमें हुकुमचंद जैन साहब के एक और करीबी क्रांतिकारी थे मिर्ज़ा मुनीर बेग। पीछे चार कुतुब है, थोड़ा सा हटके अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा, चार कुतुब मुसलमानों की बड़ी पवित्र जगह है। कुतुब मुसलमानों में संतों की एक डिग्री है, साधु संत किस अवस्था में किस श्रेणी के होते हैं, तो उनमें एक बड़ी पूजनीय स्थिति है कि जो ये कुतुब कहलाते हैं। चार कुतुब में ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे समय के क्रम में एक कुतुब और आ गया होता तो इस जगह की मान्यता मक्का मदीना से ज़्यादा होती। और जब तक यहाँ मोहम्मद रहे और उसके बाद भी हमने अपने बाल्यकाल में जो देखा, सालाना उर्स लगता था, मुसलमान देश विदेश से आते थे यहाँ पे नमाज करने, हज करने, जो भी करने। लेकिन अब आवागमन बहुत कम हो गया है। चार कुतुब स्थित है, एज इट इज़ है, मेंटेन्ड है। तो मैं आपको बता रहा था मिर्ज़ा मुनीर बेग की, तो वो भी चूँकि पकड़े गए थे 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद, अंग्रेज़ों ने उनको भी फांसी दी उनके घर के आगे, और उनके भी धर्म के विपरीत उनको दफनाया नहीं गया और उनको जला दिया। धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना था उनका मकसद, सिर्फ ये था कि तुम्हें अंदर तक कैसे तोड़ दिया जाए, तुम्हारे मनोबल को कैसे तोड़ दिया जाए। आप यहाँ यदाकदा पहुँचते हैं, जैसा कि मुझे पता है कि आप दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आना एक वजह भी होती है, और बार बार आना क्या चीज़ है जो खींचती है कि नहीं मुझे जाना है, या मेरे को ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, बुला रही है, या मेरा वहाँ पे कुछ काम है, तो किस पर्पज़ से आपका आना होता है, वो यादें किस तरह से जुड़ी हुई हैं? मेरा बचपन यहीं बीता, मेरी को हाँसी की गलियाँ बुलाती हैं, मेरे को अपने घर की पुरानी दीवारें बुलाती हैं। ये सब मुझे आकर्षित करते हैं, सब मुझे कहते हैं कि चल वापस अपने घर, बाहर कुछ नहीं है। हालांकि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ, 25-27 साल हो गए हैं, बट बाहर है, और अपने घर की छाँव है। बिल्कुल। कोशिश मेरी रहती है, अब जैसे हमारे पास जो कुछ हमारी ज़मीन ज़्यादा थी, समय के क्रम में वो बिक गई, डिवीज़न हो गए और नहीं रही हमारे हाथों में। तो मैंने पूरा प्रयास करके वापस से इस शहर में इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, ताकि लोग ये ना कहें कि हमारे परिवार का सूर्योदय ख़त्म हो गया, हम अस्त हो गए।
ऐसा नहीं है कानूगो थे, कानूगो हैं और कानूगोज रहेंगे। हाँ, कानूगोज शब्द पे आप पूछोगे कि कानूनगो शब्द आया कहाँ से। जी। मुगल काल में कानूनगो एक उपाधि थी, और जहाँ मैं बैठा हूँ उसके पीछे आप देखेंगे 2 रूम्स हैं, इनमें कोर्ट लगती थी। हमारे परिवार के पास टाइटल था कानूनगो कि जो फैसला हम करेंगे वो आज की तारीख में जैसे आप न्यायाधीश कहते हैं। तो उस समय से हम लोग हमारे परिवार एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी समझ के साथ शासक सत्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने आप को बचा के रख पाए। टाइटल वहाँ से चला आ रहा है। और एक चीज़ कि मेरे ग्रैंडफादर जिनके नाम से यहाँ पे लोग जान पाते हैं कि बाबू शांति कुमार की हवेली, बाबू शांति कुमार जैन 60s के अंदर उनकी मेरे पास अभी 1933-34 की लॉ की डिग्री रखी हुई है। उस समय में लाहौर यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया, जिस ज़माने में कोई भारतीय सोच भी नहीं सकता था। और इवन आज भी सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज में जहाँ एडमिशन असंभव है, बाबू शांति कुमार जैन ने उस ज़माने में सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके प्रोफेसर्स के बीच में हुए संवाद, चिट्ठियाँ जब यूके से लोग पढ़ाने आते थे, वो लोग हम पे रूल करते थे, वो कुछ चिट्ठियाँ भी मेरे पास है उस दौरान की। कुछ पुराने गांव के शिजरे हैं जो समझ नहीं आते कहाँ किस किस को इंक्लूड करते हैं, बट पुराने शिजरे हैं, बहुत एक रूम में फैला के खोलने पड़ते हैं। हमारी उम्र के बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि यहाँ एक आपके गेट के पास एक कुआं हुआ करता था। तो वो कुआं क्या चलता था, यानी कि उसका पानी इस्तेमाल किया जाता था, या वो? नहीं, ये आप बहुत पीछे चले गए। बिल्कुल घर के बाजू में, क्योंकि पानी की स्कार्सिटी हाँसी में शायद सदा से रही पीने के पानी की, और फिर शायद वर्ण व्यवस्थाएं ऐसी रही होंगी। तो परिवार के लिए, कानूगोज परिवार के लिए या स्वर्ण परिवारों के लिए, मुझे ठीक से नहीं पता, एक व्यक्तिगत कुआं था जो यही परिवार यूज़ करते थे। तो उस कुएं की जगह को धार्मिक स्थिति की वजह से, धार्मिक मानते हुए, कुएं की जगह मानते हुए, मैंने अपने जीवन काल में उससे पानी निकलते हुए नहीं देखा। मतलब मैं 50 साल से, तो कम से कम 50 साल पहले उसको भर दिया गया था, जब से पीने के पानी की व्यवस्था इस शहर में हुई होगी, जब से लाइन डली होंगी। बट ये हमेशा हम सुनते रहे कि ये कुएं की जगह है। तो उस जगह पे कभी किसी ने बेचने की, कभी किसी ने रहने की सोची नहीं, क्योंकि ऐसा करना धर्म सम्मत नहीं है। बट हाँ, कालांतर में कुछ असामाजिक लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, और फिर कब्जा करके वो बिक गई। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने जब खरीदी, और जो लोग आज भी उसके ऊपर काबिज हैं, किसी को वो जगह 2 पैसे कमा के दे नहीं पाई, किसी को फली नहीं। 1933 में दादाजी ने जैसे वहाँ से लॉ किया, तो जाहिर सी बात है कि पिताजी को और पिताजी ने आपको कुछ लाहौर की स्मृतियाँ ज़रूर दी होंगी। क्या कोई ऐसी स्मृति जो याद करके बरबस मुस्कुराहट सी आ जाए कि ऐसा वो वक्त था? लाहौर स्मृति में, क्योंकि नियरेस्ट हाई कोर्ट लाहौर लगती थी, और लाहौर स्मृति के अंदर ये जो कुएं की जगह की बात अभी मैंने आपसे बताई, इस जगह पे ऐसा बताते थे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस जगह को ये मानते हुए कि सरकार की संपत्ति है, और उसको अपने रिकॉर्ड में दिखाना शुरू कर दिया था। जिस चीज़ के अगेंस्ट मेरे 2 पीढ़ी ऊपर, मतलब जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स रहे, उन्होंने लिटिगेट किया। यहाँ से जीते, हिसार से जीते, हिसार एपीलेट कोर्ट हुआ करती, और अल्टीमेटली वो लाहौर हाई कोर्ट से उस फैसले को जीत के आए। तब जाके ये चीज़ हम वापस, अपनी परिवार की चीज़ को वापस ले पाए।
अंतिम पड़ाव पे आऊँगा, 47 आ गई लाहौर के बाद, और 47 के बारे में कभी कुछ चीज़ें बताई हों कि हाँ, किस तरह से यहाँ पे लोग आके बसे और इस जैन परिवार ने यहाँ के लोगों को किस तरह से एक इमदाद की, हेल्प की, या उन लोगों का यहाँ पर आना और आपस में एक सद्भावना, तो वो कुछ कभी बातें सुनी हों या उन्होंने कभी बताई हों? 47 की लड़ाई की बातें ज़रूर सुनी कि सरकार ने सब हथियार जमा करवा दिए थे। तो जो लड़ाई थी वो शारीरिक दमखम की लड़ाई थी, तलवार बर्छी बल्लम की लड़ाई थी, बारूदी लड़ाई नहीं थी। 47 की लड़ाई में भी हमारे जो बाबा जी थे पीछे, स्टेप ग्रैंडफादर, उनका घर पीछे था। समय के क्रम में वो अब नहीं रहे, घर भी नहीं रहे। वो 47 की लड़ाई में लड़े थे और किसी ऐसा बताते हैं कि जैसे किसी को बचाने के लिए, किसी लेडी को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि तू बाहर निकल, बचा रहा हूँ। उसको लगा कि ये मुझे मार रहे हैं, तो उसने उनके पेट में बर्छा मार दिया। तो वो बर्छे का निशान हम उनके पेट के आर पार हो गया, जो हम बचपन से देखते रहे। और रही बात कि जब पलायन करके लोग बाग आए, तो उस समय तो जिसको जहाँ पे सरकार ने फेंका, जहाँ भेजा, तो हाँसी भी दुनिया भर के लोग रिफ्यूज़ लेने के लिए आए। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सुना, सब सौहार्द रहा, सब लोग एक दूसरे के मददगार रहे। और चूंकि ज़मींदार परिवार था, तो किसी को अनाज की ज़रूरत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो संपन्नता उस तरह से किसी को निराश करके इस घर से नहीं भेजा गया। इस चीज़ का शायद पूरे मोहल्ले में आप किसी से पूछोगे तो शायद ही कोई आदमी मिलेगा जो कहेगा कि मेरा इस घर से मुझ पे उपकार नहीं किया गया। एक चीज़ और बताते थे कि किसी समय में यहाँ पे बाढ़ आई थी और आउटर्स बोले तो जो हाँसी पुराना सिटी था, जो 4-5 दरवाज़ों के अंदर सीमित था, जो किले के अंदर किले को समाहित किए हुए था, जिसका एक दरवाज़ा बढ़ती गेट के नाम से अभी बचा हुआ है, आप जान रहे होंगे। 4 दरवाजे उसके ख़त्म हो गए। तो जिन लोगों ने, जिन वास्तुकारों ने जिस समय शहर बसाया होगा, तो उनको उतनी समझ थी कि कहाँ पानी कहाँ तक नुकसान करेगा, कहाँ परिकोटा होना चाहिए, कहाँ लोग रह सकते हैं, कहाँ सेफ्टी है। तो ऐसे नगर के चारों ओर परकोटा था, उन परकोटों में 5 दरवाजे थे। तो जब एक भयानक बाढ़ आई 50s 60s के अराउंड बताते थे हमने जो सुना, तो पूरे शहर के आउटर्स में पानी भर गया। तो जो बाहर के लोग थे, इधर सिसाई पुल की तरफ सैनी परिवार बहुत ज़्यादा है, तो वो उनके बुज़ुर्गों को जब मैं बचपन में मिलता था, मेरे कुछ मित्र थे, जब मैं उनकी दादियों को, परदादियों को मिलता था जाके, तो वो इतना सम्मान देते थे, इस बात के लिए सम्मान देते थे कि अरे तुम उस घर से बिलोंग करते हो, अरे फलाने के घर तुम बच्चे हो। बोले जी, हम जब ऐसा बाढ़ आई थी, जब ऐसा हुआ था, तो हमें आपके परिवार ने आश्रय दिया था। हम आपकी हवेली में जितना 1-1.5 महीने पानी भरा रहा, तो हमें वहाँ रहने को दिया, हमें वहाँ खाने को दिया, तो भाई हम आपके ऋणी हैं। यहाँ डाटा रोड पे हमारे पूर्वजों की मढ़ी बनी हुई है, जिन्हें हम सती दादी के नाम से जानते हैं। हमारे कानूगो परिवार, चाहे वो पूरी दुनिया के किसी कोने में जाके रहने शुरू हो गए, आज भी उनको अपने जो वैवाहिक कार्यक्रम है उनको संपन्न करने के लिए सती दादी के आयोजन के बिना, उनकी पूजन के बिना कोई वैवाहिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता। कोई असाध्य बीमारी, कोई ऐसा रोग जिसका निदान किसी के पास नहीं है, आज भी मन्नत मांगी जाती है। आज भी सती दादी के नाम की बोल लगाई जाती है कि हे सती दादी, आप हमें ठीक कर दो, हमें अपराधों को क्षमा करो। उनके बिना किसी जैन परिवार का कोई कारण सफल नहीं है आज भी। रही मेरे व्यक्तिगत परिवार की बात, मैं आपको एक लाइन में और बात बोलूँगा। आप लोगों ने श्री सुदर्शन लाल जी महाराज का नाम सुना होगा। सुदर्शन लाल जी महाराज का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है किसी भी जैन, साधुवादी जैन के लिए। उनका पहला व्याख्यान हाँसी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, अच्छा उस समय
जो मेरे फोर फादर्स थे वो जैन धर्म के प्रकांड पंडित हुआ करते, और एक परंपरा ऐसी थी कि किसी को साधु बनना है, यदि कोई साधु बनने का इच्छुक है तो पहले कुछ महीने वो हमारे यहाँ पे रहेगा, हमारे घर से उसकी बेसिक शिक्षा दीक्षा होगी, उसके बाद साधु वर्ग उस आदमी को, उस औरत को अपनाएगा कि ठीक है अब तुम्हारी बेसिक शिक्षा पूरी हो गई, क्योंकि तुम अमुक श्रावक के घर में, श्रावक मतलब साधक के घर में इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख के आ चुके हो। सुदर्शन लाल महाराज के गुरु वो हमारे घर में इस प्रकार से बेसिक शिक्षा सीख के साधु बने। सुदर्शन लाल जी महाराज और उनका टोला, जब तक हम लोग उनके यहाँ पे जाते रहे, जब तक वो लोग बड़े साध संत बैठे रहे, अब हमारी कमी है, हम उनके यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जाते तो शायद नए साधु नहीं जानते, लेकिन महाराज हमेशा इस बात का ये मानते थे कि भाई हमारे परिवार का उपकार है कि हमने उनके गुरु को संत बनाया और उन गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो हमारे परिवार से एक तरह से शिक्षा की पद्धति थी, जो जैन धर्म की पद्धति इस परिवार से निकली, इस परिवार से सीखने को मिलती थी। तो साधु समुदायों के अंदर हमारे परिवार का नाम बहुत बहुत अपनत्व से, बहुत इज्जत से लिया जाता था कि फलाने परिवार के ये लोग हैं। बस मैं और क्या बोलूँ कि बहुत सारी विरासत की चीज़ें, जिस विरासत को संभालने के लिए आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ लालच छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपके कंधों पे विरासत का भार टिका है, पीढ़ियों का भार टिका हुआ है। और अंत में मैं चाहूँगा कि इस टाइम आप जहाँ बैठे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि नीचे तहखाना हुआ करता था, और इस हवेली के बारे में जो इस जिज्ञासा के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उस हवेली के आप हमें थोड़ा सा अगर एक टूर करा दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आप बिल्कुल टूर कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कब मतलब जो क्या चीज़ कहाँ जैसे रखी है। मैंने देखी पुराने घरों में एक व्यवस्था थी कि ये आपका अनाज का कोठा है, ये आपका अदरवाइज मतलब यूजेबल रूम्स है। मैं आपको विजिट कराता हूँ, आइए आप मेरे साथ। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।